बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है वो वाक़या जो किर्गिस्तान के शहर बशकीक में चंद रोज़ पहले पेश आया। उस वाक़े में आपको याद होगा वहाँ पे तलबा के ऊपर कुछ मकामी अफराद ने हमले किए थे, उसमें कुछ तालिब इल्म ज़ख्मी हुए और उनमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल थे। इस वाक़े के बाद कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा हुई जिसने बड़ी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल पैदा कर दी। पाकिस्तान में जिन उन बच्चों के जो वालिदैन थे उनके अंदर एक बड़ा एक फ़िक्र की सूरत-ए-हाल पैदा हुई। फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने उसके ऊपर फ़ौरी एक्शन लिया और हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गए, वहाँ की हुकूमत से बात भी की और आजकल उन बच्चों को पाकिस्तान वापस लाने का सिलसिला जारी है। उसके हवाले से मुख्तलिफ़ शहरों में परवाज़ें आ भी रही हैं। ये सारी सूरत-ए-हाल क्यों कर पैदा हुई और इसके पीछे क्या अवामिल थे और क्यों इस मामले को इतनी हवा मिली, इस पर बातचीत के लिए हमारे पास जो दो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनमें एक हैं सैयद वक़ार हाशमी। सैयद वक़ार हाशमी फ़ॉरेन स्टडी कंसल्टेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। दूसरी मेहमान शख्सियत का नाम है मुजाहिद नदीम। आप रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बशकीक के कंट्रैक्टर हैं। आप ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये वाक़या हुआ था, इसी वजह से इनको हमने दावत दी। आइए इनसे पूछते हैं कि ये मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। पहले तो ये बताइए कि ये जो वाक़या जो हुआ ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? अमजद साहब, ये बेसिक तौर पे वाक़या स्टार्ट हुआ था कि कुछ लोकल किर्गिज़ की कुछ इजिप्शियन लोगों के साथ बहस चल रही थी। जी बिल्कुल ठीक है। उस बहस के तनाज़र में कुछ किर्गिज़ लोग बिश्कीक में जो एक हॉस्टल था जहाँ इजिप्शियन लोग रहते थे, ये उनके घर गए। वहाँ इन्होंने सबसे पहले अटैक किया। अटैक की सूरत-ए-हाल में इजिप्शियन लोगों ने वहाँ किर्गिज़ लोगों को मारा पीटा और उसकी एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। वो वायरल इतनी वायरल हुई, उनके जितने ग्रुप्स थे सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ लोगों की चहम गोइयाँ, मुख्तलिफ बातें चीज़ें शुरू हो गई, जहाँ से ये वाक़े का आगाज़ हुआ। यहाँ तक उन्होंने रमर्स फैला दी कि शायद कोई इसी लोकल की वहाँ पर डेथ हो गई है। जिसके बाद ये बात चलती 13 तारीख, 14, 15 मुख्तलिफ बातें बढ़ती 18 तारीख की रात कोई 11:40 पे उनका जो ग्रुप इकट्ठा हुआ था, उसने फिर जाके यूनिवर्सिटियों के बाहर हंगामे जो गैर मुल्की तलबा जो थे, उनके लिए कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई उनके लिए सारे लोग फॉरेनर थे। बिल्कुल ठीक है। इसमें जो बात हमें ज़्यादा दुखी की कि पाकिस्तानियों का ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने जिन हॉस्टल्स पे अटैक किया उनमें पाकिस्तानी थे। ठीक है, उनके लिए किसी पाकिस्तानी ने उनके साथ कोई पंगा नहीं लिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मिस्री तलबा का असल में झगड़ा था जो मकामी लोगों के साथ, अफराद के साथ। उसकी कोई वजह कोई आप बयान कर सकते हैं? उनकी कोई आपस में बहस थी, जो बहस किसी गजा के किसी टॉपिक पे शुरू हुई, जो बहस बर्दाश्त ना करने की वजह से, किसी भी वजह से जो लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। ठीक है। अच्छा मुजाहिद साहब, आप तो वहाँ पे मौजूद होंगे, यकीनन आपके तलबा भी वहाँ पे हैं और उस यूनिवर्सिटी में आपके पास है उस यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट और वहाँ पे बच्चे मौजूद थे जहाँ पे ये वाक़या हुआ। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की राय आ रही हैं। जैसे अभी हाशमी साहब ने कहा कि वो उनकी बहस थी, कुछ इस तरह की आई कि शायद कोई मिस्री बच्चियों को, लड़कियों को वहाँ पे मकामी अफराद ने हरासा किया, जिसके ऊपर उनकी आपस में कोई लड़ाई हुई, जिसके ऊपर कुछ शायद लोकल को ज़ख्मी भी हुआ और उसी को जैसे बाकी तो बात ठीक है, इसी तरह आई कि एक वीडियो वायरल हुई और उसके ऊपर ये सारा सिलसिला हुआ। तो लेकिन ये इतना फैला क्यों? आप तो थे वहाँ पे, आपको असल में कभी भी हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ नहीं है कि इस तरीके से लड़ाई झगड़ा या इस लेवल पे चला जाए। हुआ ऐसे कि जिस वक्त मिस्री और इनका आपस में झगड़ा हुआ तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक सोशल मीडिया पे जो इनकी वीडियो थी वो वायरल हो रही थी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कभी नहीं कर रहे थे कि इस पे इतना सीवियर रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर से हम मैं खुद बिश्कीक में हूँ, मेरे बड़े भाई वहाँ पे, तो हमने कभी इस तरीके से नहीं देखा। हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी मोटी होती हैं, उसके बाद वो केस सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है। जब ये वाली वीडियो वायरल हो गई तो हमें नहीं पता था कि 100 का ये 200 किर्गिज़ के ग्रुप आएंगे, और हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे कंट्री की लड़ाई नहीं थी या हमारा कोई पाकिस्तानी बच्चा दरमियान में इन्वॉल्व नहीं था। वरना ऐसे अमूमन ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी का अगर कोई बच्चा किसी के साथ झगड़ा कर लेता है तो यूनिवर्सिटी के अपने लायर्स होते हैं जो अपने बच्चों को अकोमोडेट करते हैं और उनके इशू सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है। तो जिस वक्त रात 11:40 पे वो मिस्री आए, किर्गिज़ आए, जिस वक्त उन्होंने अटैक किया हमारे हॉस्टल्स पे,
उस टाइम हम हॉस्टल्स वाले बच्चों को तो सबको सेव कर गए, ठीक है, हमारे हॉस्टल्स वाले किसी भी बच्चे का कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। उसमें हमारे वो बच्चे जो कि फ्लैट्स में रह रहे थे, उनमें से कुछ तलबा पे प्राइवेट अपने जिन्होंने अपनी अकोमोडेशंस ली हुई थी, उनमें से कुछ बच्चे जो कि तशद्दुद की जद में आ गए और वो जख्मी हो गए, ठीक है। तो एक बहुत अजीब हमारे लिए भी बात थी कि हमें एट अ टाइम हमारा 12-15 हज़ार की कम्युनिटी थी जिसे हमने संभालना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर हमने ये संभाला है। बात असल में तो वहाँ से इतना मीडिया के अंदर इख्तियार कर गई कि इसे पॉलिटिकल एक रंग दे दिया गया। पॉलिटिकल रंग दिया, पॉलिटिकल रंग से क्या मुराद है? पॉलिटिकल रंग से ये मुराद है कि इवन के वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स में या तलबा पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, बिल्कुल। इट्स नॉट बिटवीन पीटीआई एंड पीएमएलएन। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इसे रंग दिया गया वो इन दो पार्टीज के दरमियान दे दिया गया। कुछ के सपोर्टर्स ने उन्हें सपोर्ट किया, कुछ के सपोर्टर्स ने इन्हें सपोर्ट किया। ठीक जबकि वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे पीटीआई और दूसरी जमातों को जो हुकूमती पार्टी, हुकूमत और अपोजिशन की जो लड़ाई का रंग दे दिया गया यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं था क्योंकि वो तलबा है, उनका फ्यूचर है, वो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और उन्हें उधर फैसिलिटेट किया जा रहा है। जब पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर ये वाला मामला हाईलाइट होता है तो बहुत सारी हमने भी चैमुगोइयाँ सुनी कि डेथ्स हो गई हैं शायद, या इस तरीके से ये मामला तो हो गए हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वहाँ पे कोई किसी किस्म की डेथ नहीं हुई। अच्छा, एक बच्चे का सुना था कि उसको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था, जख्मी हुआ था और उसका इलाज करने के बाद उसको डिस्चार्ज भी वहाँ से कर दिया गया। उसके अलावा किसी कोई इतना नहीं था, कोई हल्की फुल्की जो मरम पट्टी आप कह सकते हैं उसको फर्स्ट एड देने के बाद फारिग कर दिया गया, और वो कोई ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ किसी बच्चे की को खुदा न खास्ता कोई लापता हो या कोई रिपोर्ट ऐसा हुआ हो कि कोई किसी की डेथ हुई हो? 16 हमारे टोटल तलबा थे जो कि हॉस्पिटल गए थे। अच्छा, ठीक है। उनमें से 12 बच्चे ऐसे थे जिन्हें फर्स्ट एड के बाद जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत हॉस्पिटल में नहीं थी, ठीक है। 4 बच्चे ऐसे थे जिनको चोटें आई थी। बिल्कुल, ये टोटल वो, हाँ जी, टोटल एक फिगर था। सारे इस जो ये वाकया हुआ उसमें जख्मी थे, ठीक है। उसके बाद 4 तलबा ऐसे थे जो ज्यादा क्या उसका नाम है जख्मी थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी ट्रीटमेंट होती रही है और उनको ट्रीटमेंट के बाद वो भी जो हॉस्पिटल है उससे डिस्चार्ज हो चुके हैं। उसके बाद अभी हमारा कोई भी तलबा वहाँ पे ज़ेरे इलाज नहीं है। अच्छा, जो तालिबात के हवाले से यहाँ पे अफवाह फैलाई गई, कुछ तालिबात के हवाले से भी कहा गया ना, आपको पता ही है कि जी कि लापता हो गई या खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई ज्यादती वाला वाक़या हुआ, इस तरह के भी यहाँ पे तो सोशल मीडिया पे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें फैली। जैसे आपने कहा कि हो सकता है ये किसी को सियासी मकसद के लिए हो, या हो सकता है कि किसी ख़ास एंगल से ये चीज़ें, क्यों ऐसा तो कोई वाक़या नहीं हुआ वहाँ पे? कोई ऐसा वाक़या वहाँ पे रिपोर्ट नहीं है कि किसी तलबा को हरासा किया गया हो। सिर्फ ये चीज़ थी कि जिस टाइम ये वाला वाक़या स्टार्ट हुआ तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए क्योंकि बच्चे घर से दूर हैं, उन्होंने घबराना था क्योंकि जिस टाइम ऐसे 100 बंदा आ रहा है तो बच्चे घबरा गए। बच्चों ने फिर जिस वक्त सोशल मीडिया पे बयान आए, क्योंकि हमने इसकी फिर उसके बाद हमारे वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं, जितने वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो कि यहाँ बिजनेस कम्युनिटी है जो कि इन सारे सेटअप्स को मैनेज करते हैं, या सारी यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तानी बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं, सब ने जिस टाइम इन्वेस्टिगेट किया, उनकी एजेंसीज इवन इस चीज़ में इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, जिस टाइम ये किया गया किसी भी तलबा के साथ जाती है। एक चीज़ और बताइएगा कि जब ये वाक़या हुआ, जब लोगों के वहाँ पे जत्थों ने जो मुकामी अफराद के हमले किए, हॉस्टल्स के ऊपर किए या उन फ्लैटों के ऊपर किए, या जहाँ जहाँ पे उनको पता चला यहाँ पे गैर मुल्की तलबा व तालबात हैं वहाँ पे अटैक किए, उस दौरान वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस, उसका किरदार क्या रहा? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पहले तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। जिस टाइम हमले हो गए फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पहला दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, पहली रात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, उसमें हम खुद सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि ये क्या से क्या होता जा रहा है, कि हमें खुद ये वाला डर था कि अल्लाह ना करे यहाँ किसी बच्चे की कैजुअलिटी ना हो जाए। लेकिन उसके बाद जिस टाइम उनके पाकिस्तान में मीडिया पे ये चीज़ हाईलाइट हुई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनके साथ फॉर्मली कंटेक्ट किया, कंटेक्ट करने के बाद किर्गिज़ गवर्नमेंट के साथ उनकी किर्गिज़ गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और जितने बच्चे थे उन्हें फिर सिक्योरिटी में ले गए। इवन के उनकी आर्मी जो थी उनके भी उन्होंने हर यूनिवर्सिटी के अंदर बंदे डिप्लॉय कर दिए फॉर द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी इस दौरान जो ये सारा सिलसिला हुआ उस वक्त बच्चों की क्या कैफियत थी, क्या सूरत हाल थी? बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, हर बंदा परेशान था क्योंकि कभी ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि हमें तो ये था कि 2 बच्चों की लड़ाई आपस में सॉर्ट आउट हो जाएगी, उनकी यूनिवर्सिटीज़ उनको देख लेंगी, लेकिन जब ऐसे हुआ कि 100 बंदों का जत्था उठ के आ जाएगा तो ये वाली चीज़ फिर ज़ाहिर बात है कि प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। एक चीज़ होती है एक्सपेक्ट इंसान कर रहा होता है, हम तो ये इवन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस ये वाली चीज़ हुई
कि 100 बच्चों का आया, क्योंकि उनके अंदर गम और गुस्सा ऐसा था। अच्छा, वो जो अटैक करने के लिए आ रहे थे वो भी स्टूडेंट्स ही थे या कि कोई वहाँ पे लोकल कोई मुकामी अफराद उनके साथ मिलके आ रहे थे? कोई इस तरह की था कि लोगों ने, मुकामी लोगों ने हमले करने शुरू कर दिए? मकामी थे, उनके मकामियों ने हमारे पाकिस्तानी तलबा पे उन्होंने अटैक्स किए। अच्छा, वो स्टूडेंट्स नहीं थे? वो स्टूडेंट्स नहीं थे, वो तो किर्गिज है ना, वो तो उधर ही रहते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके अंदर ये अफवाह फैलाई गई थी कि आपके किसी बंदे की डेथ हो गई है, क्योंकि जिस वीडियो वायरल हुई थी तो उसका आपने कोई तोड़ नहीं किया, उस वीडियो का कोई वजाहत करने की या कोई और चीज़ इस तरह की कि जी कि ये चल रही है का आगे चल के ख़तरनाक भी हो सकती है? क्योंकि इस तरह का होता है ना, जब सोशल मीडिया पे चीज़ चलती है तो लोगों को तक पहुँचती है तो इश्तियाल फैलता है, तो उसकी वजाहत बर वक्त करना भी तो चाहिए ना। 2-3 दिन पहले लड़ाई होती है, उसके बाद कोई चीज़ भी नहीं थी, सारी चीज़ें कूल डाउन थी। ठीक है। अच्छा, इस पे चूँकि एक किर्गिस्तान की अपनी एक तारीख भी है और वहाँ के लोगों का एक ख़ास हवाला है, मैं उस पर भी आपसे भी और हाशमी साहब आपसे भी बात करूँगा, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक पे जाना है हमने, तो नाज़रीन मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाशमी साहब, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे इस तरह की अफवाहें, बल्कि पाकिस्तान में इस तरह की अफवाहें फैली कि बच्चों की कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं, कुछ लापता हैं और कुछ बच्चियों के साथ ज़्यादती भी हुई। आप चूँकि एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और आपको तो यकीनन बहुत ज़्यादा फ़िक्र हुई होगी इस जब ये बातें आई, तो ऐसी बातें यहाँ पर क्यों फैलाई गई? सर, सबसे पहले जब ये वाक़या हुआ है ना, रात को 11:40 पे, हमें इस वाक़े का 12 या 12:30 के करीब हमें पता चला है। उसके बाद इस वाक़े को मैंने, मेरी एसोसिएशन के लोगों ने, पाकिस्तान में जितने कंसल्टेंट्स हैं, जिनके स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ तक कि मुझे पेरेंट्स की कॉलें, हमने उस कॉल को अटेंड किया, लोगों को बताया कि मसला बना है, अभी हमें खुद समझने दें कि वहाँ हुआ क्या है। जो ये रूमर्स फैलाई गई कि जी वहाँ बच्चियों के साथ रेप हुआ है या हरासमेंट, या रेप तो दूर की बात है, वहाँ किसी बच्ची को हरास तक नहीं किया गया। एक वाक़या ज़रूर वहाँ पे पेश आया है, वो वाक़या ये है कि एक कमरे में 2 किर्गिज लोग दाखिल हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने देखा कि लड़कियां थी, तो उन्होंने कुछ अल्फाज बोले ज़रूर हैं, बैड वर्ड, यस बेबी ऐसा करके कुछ, मगर उसी वक्त कंट्रोल में कर लिया गया। यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल की इंतज़ामिया थी, जो लोकल टीचर थे, उन्होंने आके फौरी काबू किया है। इसके अलावा कोई वाक़या पूरे बशकीक में नहीं जो है रिपोर्ट हुआ। हालांकि एक बशकीक की एक अपनी, बल्कि किर्गिस्तान की आप कहना चाहिए, उसकी एक हिस्ट्री है कि वो पूरा जो मुल्क है वो एक जंगजू कबाइल के ऊपर मुश्तमिल है। आप तो वहाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना, वहाँ तो वो बहुत ज़्यादा जो हिस्ट्री बताती है कि गुस्सेले भी हैं और इस तरह के वाक़े पे आता भी है, तो ऐसे मुल्क में बच्चों को भेजना को मुनासिब है? सर, वो बिल्कुल वहाँ बच्चे आज से नहीं जा रहे। अगर आप पाकिस्तान में जाके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में देखें तो आपको ऐसे ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे जो 2003 के ग्रेजुएट हुए हैं। हाँ। तो वहाँ बच्चे जाने की जो 21 साल से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ जा रहे हैं। बांग्लादेश से भी हैं, इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, मिस्र से हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब से भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ बच्चे जाते हैं और वहाँ पे फॉरेन एजुकेशन का प्रॉपर एक सिस्टम मौजूद है। हमारी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC ने हमारी यूनिवर्सिटीज़ का बेशहा बार विजिट्स करके यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव किया हुआ है। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर PMDC ने जो यूनिवर्सिटीज़ उनके पैरामीटर पे पूरा उतरती हैं उनको अप्रूव किया हुआ है। उसके बाद जो 12,000 पाकिस्तानी बच्चा अगर वहाँ पे पढ़ रहा है तो 12,000 ख़ानदान है। सर, ये वो बच्चे हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, इसमें कोई 20-25 हज़ार वो बच्चे हैं जो वहाँ से डिग्रियाँ लेके वापस आ चुके हुए हैं। मुजाहिद साहब, इससे पहले वहाँ पे जो 12,000 बच्चे और आपके अपनी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1700 बच्चे पाकिस्तानी हैं वहाँ पे और बाकी दूसरे मुल्कों के भी हैं, तो इससे पहले वहाँ के लोकल लोगों के साथ इन जो 12,000 पाकिस्तानी और दूसरे मुल्कों के जो बच्चे मौजूद हैं उनका क्या रवैया आपने देखा अब तक? आप 10 साल से वहाँ पे आप खुद भी मौजूद हैं, आपकी अभी भी यहाँ से बच्चों को और भी लेके जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ओवरऑल उनका रवैया क्या है? मैंने जैसे अर्ज की कि वहाँ पे वो बड़े गुस्सीले और बड़े गुस्से वाले समझे जाते हैं लोग। वो आपकी ये बात ठीक है कि वो जंगजू लोग हैं। हाँ। तो लेकिन वो एक मुस्लिम कंट्री है, 83% पॉपुलेशन उनकी मुस्लिम है, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे एक रेसिज्म नहीं था, कभी भी ये वाली चीज़ फील नहीं हुई थी। लेकिन थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन इस तरीके से फैलाई गई कि किर्गिज लोगों की डेथ हो गई है।
तो उसकी वजह से वो इश्तिहाल में 10 साल में ये वाली चीज हमने नहीं देखी। वो जो इन्होंने इससे कहा पहले क्या था, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि इससे किस तरह पहले से सब वहाँ पे नॉर्मल थे। मैं तो कहता हूँ कि से किर्गिज लोग भी पाकिस्तान जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर स्टडी कर रहे हैं। किर्गिज लोग भी उन यूनिवर्सिटीज के अंदर, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे किर्गिज और पाकिस्तानी इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन कोई आज तक इस तरीके का झगड़ा नहीं आया या ऐसा रेसिज्म नहीं आया इस वाक़े से पहले तक। तो इस वाक़े के बाद जो अब सूरत हाल, जो इसमें मैं पहले हम ये बात करते हैं कि जी कि इस वाक़े का जब पाकिस्तान में पता चला तो यहाँ की गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस आपको मिला? गवर्नमेंट ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया, अच्छा रिस्पांस था। उनकी गवर्नमेंट को फौरी इन्फॉर्म किया। उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि नहीं, हम ये वाली चीज़ें नहीं होने देंगे, बल्कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद उधर जो 150 प्लस उनका जो लोकल है वो जेल में है इस टाइम, जिन्हें वो सज़ा दे रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद तमाम यूनिवर्सिटीज का विजिट किया। वो जो हमलावर थे उनमें से 150 जेल में के अंदर हैं। ठीक है। उनके जो किर्गिज प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारे इधर से इसाक डार साहब गए थे वज़ीर ख़ारजा, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उनके विजिट के बाद उन्होंने उधर हर यूनिवर्सिटी में खुद विजिट किया, तलबा से मिले, उन्हें ये चीज़ें श्योर करवाई कि हमारा ये वाली इंटेंशन नहीं थी, ना हम ऐसे लोग हैं, हम इन लोगों को सजाएं देंगे। अच्छा, एक चीज़ और वहाँ से हाशमी साहब आ रही थी जब ये वाक़या होता है वहाँ पे, तो उसके बाद हम अक्सर को, मैंने खुद भी चलो कोई वीडियोस देखी सुनी भी कि गिला कर रहे थे बच्चे कि एक तो वहाँ से एम्बेसडर ने को प्रॉपर उनके साथ अप्रोच या रब्ता या उनके लिए कुछ नहीं किया, या गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ चीज़ें उस तरह की जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हुई। आप इस पे क्या समझते हैं? सर, सबसे पहले देखेंगे वहाँ जो कम्युनिटी की तादाद थी वो 12,000 थी। पाकिस्तानी एम्बेसी का जो मिशन वहाँ पे काम कर रहा है वो 5 से 6 लोगों पे मुश्तमिल है। बिल्कुल सही है। अब 12,000 में से अगर 2,000 बच्चा भी एट अ टाइम एम्बेसी अप्रोच करे तो हर बंदे की बारी आते आते एक टाइम लगना है। बिल्कुल ठीक बात है। और वो लोग पाकिस्तान में राब्ते में थे, एम्बेसी पाकिस्तान एम्बेसी को बता रहे थे, हमारी एजेंसी, उन्होंने नंबर उन्होंने मैक्स वाकई के हमारे का हमें पता चलने से पहले 20 मिनट में उन्होंने पहले एक नंबर अपना जारी किया। जब उन्होंने देखा कि ये तादाद की शिद्दत ज्यादा है, उन्होंने अपना दूसरा नंबर जारी कर दिया और एम्बेसडर उसी वक्त हरकत में आया। मगर बच्चों में गमो गुस्सा चीजें पाई गई, एकदम से वाकया हुआ। हर बच्चे का अपनी राय थी, जो अब राय दोबारा तब्दील हो चुकी है। वहां पे जब एक वाकया हुआ तो अच्छे बुरे लोग हर माशरे में पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उन बुरे लोगों में से 150 के करीब लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और उनकी गवर्नमेंट ने, उनके प्रेसिडेंट ने यहाँ तक एक बात की है मार्केट उधर कि अगर कोई बंदा आपको जुबानी भी कोई बात करता है, आप हमें रिपोर्ट करें, 24 आवर में हम उस बंदे को गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, अब जो सूरत हाल है, अब नॉर्मल होना शुरू हो चुकी हैं चीज़ें, लेकिन हम देखते हैं कि जी के फ्लाइट्स भर भर के वहाँ से बच्चे तो पाकिस्तान आ रहे हैं। सर, वो बच्चे पाकिस्तान आने की 2 वजूहात हैं। एक तो ये जो बच्चे बार बार के आते हैं, ये जून में आते हैं, क्योंकि जून में इनकी छुट्टियां हो जाती हैं। अभी एक वाकया हुआ है, वालिदैन परेशान हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने क्लासेस ऑनलाइन कर दी हैं। ऑनलाइन होने की वजह से बच्चे वहाँ फ्री बैठे हैं, तो वालिदैन ने क्या, अगर आप वहाँ बैठे हैं तो काइंडली पाकिस्तान वापस आएँ। तो ये बच्चों ने जून में वापस आना ही आना था। तो अभी तो उनके लिए तो ये सहूलत हो गई कि जी अभी जो आ रही हैं फ्लाइट्स आ रही हैं, ये तो गवर्नमेंट के खर्चे पे गालबन आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट इस चीज़ को वो कर रही है, फंड कर रही है। गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट कुछ फ़्लाइट्स चली थी वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी, वो कुछ वहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उन्होंने स्केड्यूल की थी। उसके बाद KPK ने, पंजाब गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ें अनाउंस की, जिसके बाद अब डेली बेसिस पे 4 चार्टेड फ़्लाइट्स फ्री ऑफ कास्ट वो कराची आई, कोयटा आई फ्लाइट, ये आई सारी पंजाब में, लाहौर में आई। हाँ जी। तो ये सारे सिर्फ इस वजह से वापस अब आ रहे हैं। ये तो हर साल जून के अंदर आते हैं। अच्छा, इस साल ये हो गया कि इन्हें 1 महीना पहले आ गए सारे बच्चे। अच्छा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी, जैसे अभी हाशमी साहब बता रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं सेमेस्टर का, किसी को फ्रीज करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की बात शुरू में आई कि आप अपना जो सेमेस्टर है उसको फ्रीज करवा लें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे तलबा और तालबात का किसी किस्म का कोई सेमेस्टर का नुकसान होने का खदशा तो नहीं है? कोई लॉस नहीं है। जो टीचर्स हैं उन्हें ग्रुप बना के असाइन कर दिए गए हैं। टीचर्स अपने जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आके क्लासेस दे रहे थे, वैसे ही वो अब ऑनलाइन दे रहे हैं। बच्चों के जो क्लासेस हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, वो ऑनलाइन कंडक्ट किए जा रहे हैं।
तो इस वजह से कि एक कोई भी ऐसा वाक़या दोबारा ना पेश आए इस चीज़ के लिए, और जब तक हम इस चीज़ को मुकम्मल सॉर्ट आउट नहीं कर लेते, हम इस चीज़ को ये कहना चाह रहे थे कि थोड़ा सा बच्चे जो हैं वो सेफ्टी ले लें और बच्चों में थोड़ा सा एतमाद भी बहाल हो जाए। एक डर होता है, खौफ होता है कि एक जो वाक़या हुआ उसके बाद, और जिस तरह से उसको हाइप मिली, जिस तरह से हाइप क्रिएट की गई, या ये कह लें वाक़या तो हुआ ना जी, इसमें कोई शक नहीं। आपने खुद कहा कि वहाँ पे हमले भी हुए, बच्चों के अंदर खौफ और आस भी पैदा हुआ। तो अब कम से कम ये है कि ज़हनी तौर पर वो कुछ अर्सा यहाँ पे रहेंगे और उधर के हालात भी नॉर्मल हो जाएंगे, तो छुट्टियों के बाद यकीनन आपकी क्लासेस दोबारा शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, सितंबर में तो हमारी सारी क्लासेस ऑफलाइन होंगी, सारे स्टूडेंट्स वापस आएंगे। हर यूनिवर्सिटी के जितनी यूनिवर्सिटीज़ की, हर यूनिवर्सिटी की वहाँ पे मैनेजमेंट है, तकरीबन मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बच्चे पाकिस्तानी स्टडी कर रहे हैं किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान के अंदर। अच्छा, टोटल कितनी स्ट्रेंथ होगी वहाँ पे? मोर देन 12,000 पाकिस्तानी वहाँ पे स्टूडेंट है। अगर ओवरऑल लोकल्स को देखूँ या फॉरेनर्स को देखूँ, टोटल 23 यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं कि 12,000 यूनिवर्सिटीज़ की। ये सारी वहाँ बिश्कीक में है? कुछ बिश्कीक में है, कुछ जलालाबाद में है, कुछ ओश में है, ऐसे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हैं, मतलब किर्गिस्तान के अंदर जी। और ये यूनिवर्सिटी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये पब्लिक सेक्टर के यानी गवर्नमेंट के की हैं या आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं? कुछ इसमें से गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है, सब में। और उसमें क्या आप आजमी साहब, आप चूँकि तो खुद भी ये सारा सिलसिला, तो क्या फ़र्क है दोनों में, वहाँ पे जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी? सर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में फॉरेनर टीचर अवेलेबल हैं। उनमें लोकल किर्गी भी हैं, फॉरेन से भी टीचर हैं, यूरोप से भी टीचर्स आए हुए हैं, तो उनमें पाकिस्तानी टीचर्स भी वहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, तो दोनों का लेवल एक जैसा है। चलें, इस पे हम मज़ीद बात करते हैं, और वहाँ पे जो तलबा व तालबात को जिस तरह से आप लेके जाते हैं वहाँ पे और कुछ उनको फैसिलिटेट करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, मुलाकात होती है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मुजाहिद साहब, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वहाँ जो कुछ हुआ हो गया, लेकिन उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया। अब आपने कहा कि बच्चे पुरसुकून हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम छुट्टियां हो रही हैं, वैसे ही होनी थी, 1 महीना पहले आ गए, और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो जाएंगे यकीनन, और उनका कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन मैं उसके बावजूद, चूँकि अभी आप वहाँ से रिसेंटली आए हैं, वहाँ पे क्या हालात क्या हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल क्या है? अब वो लोग जो मकामी लोग भी थे, जो हमलों में भी जिन्होंने शायद हो सकता है उस वक्त सपोर्ट भी की हो, तो अब ओवरऑल गवर्नमेंट के इक़दामात के बाद, गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, उसके बाद क्या सूरत हाल क्या है वहाँ पे, जो स्पेशली फॉरेन स्टूडेंट्स के वाले से बात कर रहा हूँ? सिचुएशन नॉर्मलाइज है। अब इवन के पहले तो बच्चों के अंदर ये भी खौफ व हरास था कि एयरपोर्ट तक जाएंगे, पता नहीं सेफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब बच्चे क्या उसका नाम है, जैसे जैसे चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं उनके बाज़ार के अंदर। इवन के उन्होंने इस तरीके से पाकिस्तानीज़ को ओब्लाइज किया उनके प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस के बाद कि वो पुलिस वाले आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, किसी को पिज़्ज़े के डब्बे, किसी को ऐसे ओब्लाइज करने की कोशिश, फूल दे रहे हैं। वो इस तरीके से हो सकता है कि आप नाराजगी दूर करने के लिए, सुलह के लिए, तलखी दूर करने के लिए, कि हमारी कोई नाराजगी नहीं है आपसे, कोई लड़ाई नहीं है, आप बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और यहाँ पे आप तालीम हासिल करें और अभी खुशी खुशी जाएं और खुशी खुशी वापस आएँ। तो यानी इसका मतलब ये है कि अब दोबारा जब बच्चे जाएंगे उनको वहाँ पे कोई तल्ख माहौल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। उनके बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी एजेंसीज़ ने ये वाली चीज़ मेक श्योर की है कि ऐसा वाक़या एक दफ़ा हुआ है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वो नहीं करेंगे। और हम इस चीज़ पे ये नहीं है कि ये चीज़ हमने वाइंड अप कर दी है, हम इस चीज़ पे कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं कि इवन कि हम अपने हॉस्टल्स की, अपनी यूनिवर्सिटीज़ की परमानेंटली सिक्योरिटी ऐसी कर दें कि कोई भी ऐसा दिलखराश वाक़या कभी भी ना पेश आए, ताकि दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो सके। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, हम चूँकि किर्गिस्तान की बात कर रहे हैं और प्लस दीगर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे दीगर ममालिक पे में भी लोग बच्चे जा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त किर्गिस्तान में हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो किन क्लासेस में, एक तो MBBS का, और उसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज? MBBS भी है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी हैं जो वहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं। और कुछ बच्चे पाकिस्तान में यहाँ से जाते हैं लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के लिए, और इधर पाकिस्तान कौन सी लैंग्वेज के लिए जाते हैं? किर्गिज़ लैंग्वेज के हाँ जी। और पाकिस्तान से बल्कि यहाँ से लेबर बहुत ज़्यादा वहाँ पे मोर देन 2 to 3,000 वर्कर्स है जो कि यहाँ से वर्क वीज़े पे गया है, जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे क्या जॉब्स हैं वहाँ पे, उनके लिए क्या है? बहुत सारे लोग टैक्सीज चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, अपनी फैमिली को सर्व करने के लिए कि वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे 3,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी इस टाइम वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप बता रहे थे कि वहाँ पे जो कोर्सेज हैं उनके,
और एक तो आपने कहा कि जी इंजीनियरिंग और एमबीबीएस जी, तो उसमें क्यों हम प्रेफर करते हैं कि जी किर्गिस्तान में जाएं? एक्चुअली तो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस तरीके का है कि पाकिस्तान में हर साल एफएससी का जो बच्चा है मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे हर साल बच्चा एफएससी प्री मेडिकल का एग्ज़ाम देता है। अब जिस वक्त हम अपने पाकिस्तान के अंदर एमबीबीएस की सीट्स देखते हैं जो कि प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर मिला के वो टोटल बनती है 12,000 के आसपास, ठीक है। अब हर साल तकरीबन 1,30,000 बच्चा ऐसे होता है जिसे पाकिस्तानी मेडिकल सेटअप्स के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाता, इवन कि उनकी परसेंटेजेस हाई होती हैं। कोई बच्चा इंट्री टेस्ट में लैग कर जाता है, किसी ने मैट्रिक में लैग किया होता है, समहाउ वो बच्चे अपना मेरिट नहीं बना पाते, उस मेरिट पे नहीं आ पाते, मेरिट में नहीं आ पाते। दूसरा, फिर पाकिस्तान में फीसिस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। वो किस वजह से कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो फीसें स्टार्ट होती हैं उसमें हर साल इंक्रीमेंट भी होता है, 20% का इंक्रीमेंट भी है। तो वो एट द एंड पाकिस्तान में जो आपको डिग्री है वो 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास ये पाकिस्तान के अंदर डिग्री एमबीबीएस में। और बल्कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर तो डोनेशंस भी ली जाती हैं। वो जो डोनेशन है पहले साल के अंदर तकरीबन 50 लाख रुपए बच्चे को चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, तो इस वजह से वहाँ पे है सेमेस्टर वाइज सिस्टम, 4 से 5 लाख रुपए सेमेस्टर की फीसेस हैं। अब बच्चे को, एक बच्चे ने 50 लाख रुपए यहाँ पे एकदम देना है और उधर 10 सेमेस्टर में बच्चे ने 50 लाख रुपए देना। अच्छा, वहाँ पे 50 लाख आप कहते हैं कि जी के लगता है, यहाँ पे करोड़, 1.5 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया ये है। और डॉलर की जो कीमत में इजाफा जो हुआ है उसकी वजह से वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क पड़ा है क्योंकि फीस डॉलर्स में है। जो पहले डिग्री हमारे पास 45-50 में हो रही थी वो अब क्या उसका नाम है ऊपर हो गई है। जब डॉलर डिक्रीज होता है बच्चे की फीस डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होता है। तो जब मैंने हाशमी साहब पूछा था कि जी कि किर्गिस्तान ही क्यों, मतलब वहाँ पे एक तो ये तो फैसिलिटीज़ और कजाकिस्तान में भी होगी, ये तुर्कमानिस्तान में भी होगी, चाइना में भी आप चूँकि इस कंसल्टेंसी में हैं वहाँ पे भी लोग भेज रहे हैं, तो इनमें सब में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है और किर्गिस्तान में क्या ऐसी अट्रैक्शन है जिसकी? सर इन सब में फ़र्क ये आता है, बच्चा सबसे पहले अपनी सूटेबिलिटी को चेक करता है, अपने बजट को चेक करता है और उसके बाद ये देखता है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ वो पीएमडीसी से लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, उसके पास क्या एक्रीडेशंस हैं, IAR से रजिस्टर्ड है, ECFMG से है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। तो बच्चा ये सारी चीज़ों को जब जाँचने के बाद बच्चा फैसला करता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो पाकिस्तानी कम्यूनिटी 2003 से किर्गिस्तान जा रही है, उससे पहले बच्चे चाइना पढ़ते हैं, कजाकिस्तान पढ़ते हैं, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी क्योंकि ज़्यादा चाइना के बाद ज़्यादा किर्गिस्तान में है तो वो एक फेमस हो चुका हुआ है बच्चों में, तो वो ज़्यादा जाते हैं। अच्छा। दूसरी बात है कजाकिस्तान या ताजिकिस्तान थोड़ा सा कॉस्टली है, वहाँ महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा है, फीसिस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। किर्गिस्तान में थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे आपको सबसे पहले तो फीस कम मिलेगी, $2,000 के अराउंड अबाउट आपको फीसिस वहाँ पे मिल जाती है, 1500 से $2,000 के दरमियान। तो उसके बाद वहाँ पाकिस्तानी टीचर्स की तादाद ज़्यादा है जिन लोगों ने बच्चों को पढ़ाना है। जो टीचर्स आपने कहा को पाकिस्तान से गए हुए हैं, पाकिस्तानी टीचर्स पाकिस्तानी टीचर्स हैं, यूरोप से आए हुए टीचर्स हैं, रशियन टीचर्स हैं, लोकल किर्गी टीचर हैं, मतलब फॉरेनर टीचर्स वहाँ पे हैं। तो किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेनर टीचर्स की तादाद बनिस्बत दूसरे ममालिक से ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों लैंग्वेज का भी कोई मसला नहीं होता होगा। क्योंकि हर बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर में मेडिकल के साथ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अच्छा। वो उनके सब्जेक्ट का हिस्सा होता है मेडिकल में। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, देखिए जब हम वहाँ पे जाते हैं बज़ाहिर तो लगता है कि सस्ता हो गया, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो भी तो डाउन होता होगा ना? सर एजुकेशन, ये बिल्कुल बात ऐसे नहीं है। वहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो अगर कुछ स्टैंडर्ड डाउन हो तो WHO कभी भी उसको एक्रीडेशन ना दे। PMDC की जो एक चेक लिस्ट है जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट होती है, तो वो कभी भी यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट ना हो। जो ECFMG है या IAR है जो एक्रीडेशन देने वाली सर्टिफिकेशन जो जारी करती हैं ISO, तो वो कभी भी अपनी सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटीज़ को जारी ना करें। वो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, प्रॉपर उनकी लैब्स हैं, प्रॉपर उनके हॉस्पिटल हैं जहाँ पे बच्चे क्लिनिकल जाके अपनी सारी प्रैक्टिस करते हैं और वो सारी चीज़ों की सहूलियात वहाँ मौजूद हैं। जिनको आप जो बच्चे वहाँ से पढ़ के आ चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं डॉक्टर, आप उनसे बात तस्दीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंसल्टेंट तो वो जो ग्रे लिस्ट में होते हैं एजुकेशन इदारे,
वहाँ पे भी ले जाते हैं, उन यूनिवर्सिटी में भी ले जाते हैं, फिर बाद में वो बच्चे बेचारे परेशान होते रहते हैं। पिछले 2-3 साल से हमारी एसोसिएशन ने, फॉरेन स्टडी कंसल्टेंट्स ने यही काम किया है कि पाकिस्तान में कंसल्टेंट सिर्फ उस यूनिवर्सिटी को प्रमोट करें जिसको पीएमडीसी ने ग्रीन लिस्ट किया हुआ है। मगर यहाँ पे लोग अपने पैसों के लालच में आके बच्चों को ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट दूसरी यूनिवर्सिटीज में भेज देते हैं। ब्लैक लिस्ट का तो जिक्र नहीं किया था, कुछ कुछ बच्चे वहाँ भेजते हैं कंसल्टेंट से। तो हम लोग ये मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ मिलकर ये कर रहे हैं कि ये काम ना किया जाए पाकिस्तान में। अच्छा, जो बच्चे ग्रे में या ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो उनका फ्यूचर क्या होता है? उनका फ्यूचर ये है कि अगर तो वो बच्चा शुरू में ही अपनी माइग्रेशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में करवा ले तो वो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके लिए कि आगे उनकी डिग्री पे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जो लोग उसी में कंटिन्यू करते हैं तीसरे, चौथे, 5वें सेमेस्टर में, तो फिर जिस यूनिवर्सिटी में वो माइग्रेशन करवाते हैं तो उनकी बैक सेमेस्टर्स में माइग्रेशन होती है, मतलब उनको दोबारा शुरू से MBBS स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, उनको वो जो सेमेस्टर जितना उन्होंने पढ़ा होता है उस यूनिवर्सिटी में उसको कंसिडर नहीं किया जाता, कुछ सब्जेक्ट उनके कंसिडर किए जाते हैं मगर ज्यादातर उनके बैक कर दिए जाते हैं। तो ये पूछता कोई नहीं यहाँ पे कि आपने जिस कंसल्टेंट ने भेजा यहाँ से ऐसी यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को, तो यहाँ पे उनका कोई एहतसाब भी तो होना चाहिए ना। एक्चुअली तो ये जो ब्लैक लिस्टिंग और ग्रीन लिस्टिंग का भी कंसेप्ट है ना, ये 2021 और 2022 तक रह गया। अच्छा, अब ब्लैक लिस्ट और ग्रीन लिस्ट का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब कंसेप्ट क्या है कि पीएमडीसी ने एक अपना क्राइटेरिया दिया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट्स होंगी, इनके इतने एफिलेटेड अस्पताल होंगे, इतना इनका वो होगा, उस यूनिवर्सिटी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। अब पीएमडीसी की एक लिस्ट है, जो कॉलेज उसकी लिस्ट में है पीएमडीसी कल को उस डिग्री को मानती भी है। अगर नहीं है तो पीएमडीसी उनकी डिग्री को नहीं मानती, WHO भी मानेंगी, WHO भी मानेंगी। क्योंकि पहले पीएमडीसी की जो है ना रिक्वायरमेंट्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स में 3-4 एक्रीडेशंस हैं। पहली एक्रीडेशन है WHO की, देन एक्रीडेशन है ECFMG की, थर्ड एक्रीडेशन है IAR की। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके पास ये सारी एक्रीडेशंस हों, ये हालांकि इंटरनेशनल हैं, किसी भी इदारे को ये रिकॉग्नाइज करती हैं, उसके बाद पीएमडीसी उस कॉलेज को वेरीफाई करता है कि आप यहाँ से MBBS कर सकते हैं। पहले जिस टाइम ग्रीन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट का कंसेप्ट होता था, कंसल्टेंट जो है वो पाकिस्तान से ऐसे बच्चा ले जाता था। अब तो बच्चा डायरेक्टली, बच्चा कंसल्टेंट से ज्यादा तेज है। बच्चा गूगल पे लिस्ट ओपन करता है, कॉलेज का नेम है नहीं, बच्चा खुद साइड हो जाता है। उसके बाद भी कंसल्टेंट अगर उसे गाइड करे तो कंसल्टेंट को ये चीज़ की तरफ जाना चाहिए कि उसे ग्रीन लिस्ट ऐसे इंस्टीट्यूशंस में ही भेजे जो उस पीएमडीसी की लिस्ट में है। आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पीएमडीसी की या WHO की किसी की भी वेबसाइट खोलें, उसके ऊपर उनका क्राइटेरिया मौजूद होगा। हाँ जी। और वहीं वो अप्लाई करे कि जो उसकी अप्रूव्ड है, लिस्ट में शामिल है, वहाँ पे वो दाखिले के लिए अप्लाई करें। आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। एक चीज़ किर्गिस्तान के अंदर भी ये चीज़ कही जाती है कि शायद किसी बंदे के पॉलिटिकल रिसोर्स की वजह से कोई यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज हो गई या कोई बंदा अप्रोच कर लेता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये है कि पीएमडीसी का डेलीगेशन विजिट करता है, 7 डेज का इनका विजिट होता है। वो वहाँ पे जाके जिस वक्त विजिट करता है, हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज़ चेक की जाती हैं, यूनिवर्सिटी को देखा जाता है, एजुकेशन का क्राइटेरिया जज किया जाता है, फिर बच्चों से फीडबैक ली जाती है। उसके बाद जाके फिर भी ये चीज़ होती है कि अप्रूव होगी नहीं होगी अगर पीएमडीसी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, यकीनन ये होनी भी चाहिए। और अगर बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो उन्होंने मुस्तकबिल में किसी ने डॉक्टर बनना है, कुछ ने इंजीनियर्स बनना है, लेकिन अगर वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जिसकी डिग्री ही नहीं को मानने को तैयार, तो वो उनका मुस्तकबिल तो ख़राब हो जाएगा ना। इसके ऊपर हम बात करते हैं थोड़ी सी, लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटीज़, कुछ ग्रे लिस्ट में शामिल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी बच्चों को ले जाया जाता है और वो जब वापस आते हैं तो उनके मुस्तकबिल, मेरा ख्याल है कि वो तारीकी होता है उस वक्त और हालात बड़े उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो उनका आगे क्या है? तो गो के इन्होंने बताया कि अब तो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी नहीं है और WHO ने भी और पीएमडीसी ने भी और दीगर इदारे जितने भी हैं, उन्होंने इसकी काफ़ी स्क्रूटनी की है और काफ़ी रिफ़ाइन किया है इस मामले को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो ऐसा मौजूद है और कुछ
कंसल्टेंट से में भी कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो ऐसे लोगों को ऐसी यूनिवर्सिटियों में ले जाते हैं सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिए, तो उनका मुस्तकबिल क्या होता है? आइए हाशमी साहब से पूछते हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या है। जी हाशमी साहब। सर, ऐसे लोग जो किसी भी ब्लैक लिस्ट में पढ़ते हैं, जो पीएमडीसी में अप्रूव्ड नहीं है, उन लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि कभी भी पीएमडीसी उन बच्चों को, पाकिस्तान में एक एग्ज़ाम होता है, पूरी दुनिया से आप कहीं से भी एमबीबीएस करके आएंगे ना, तो पाकिस्तान में एक एग्ज़ाम होता है जिसको एनएलई का नाम दिया जाता है, जो साल में 2 से 3 दफ़ा यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जो भी फॉरेन से बच्चे पढ़ के आते हैं। तो जो बच्चे किसी भी ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, उनका पाकिस्तान में एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। अच्छा। तो उनकी डिग्री को पाकिस्तान में नहीं माना जाता। जो बच्चे ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़, उनका मुस्तकबिल बिल्कुल, यानी वो जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आ गए, खाली हाथ गए। वो एक रद्दी की टोकरी होती है उनकी डिग्री, जो किसी भी मुल्क की, किसी भी मुल्क में दूसरे में वो उसको नहीं माना जाता। कुछ ममालिक में उनकी डिग्री, वो फिर आगे अपना एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो अगर वो बच्चा यूके जाता है तो प्लैब का टेस्ट देता है, जो पहले ही ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसने एजुकेशन हासिल की है जो कि पाकिस्तान में अप्रूव नहीं है, तो वो बच्चे ने जाके यूके में टेस्ट पास करने के काबिल ही नहीं होते वो बच्चे। सही। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अगर हम एक अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से डिग्री लेके आते हैं, तो ये पीएमडीसी का टेस्ट पास करना क्यों ज़रूरी समझा जाता है? इस वजह से समझा जाता है कि कुछ इदारे थे जो पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 और 2022 में ब्लैक लिस्टिंग और ग्रे लिस्टिंग जिस टाइम पीएमडीसी ने की रिफाइन होने से पहले तक, जिसमें ये कंसेप्ट था कि ये वाले बच्चे वहाँ पे पैसे दे के पास हो जाते हैं या बच्चे वहाँ पे मेहनत नहीं करते। फिर पीएमडीसी ने एक टेस्ट कंडक्ट करना शुरू कर दिया। ये शुरू से होता आ रहा है, ये अभी से नहीं, ये शुरू से होता आ रहा है कि ये वाला टेस्ट ज़रूरी है। जो फॉरेन ग्रेजुएट्स है उसको समझा ही एक कंसेप्ट की बात है कि उसे ये समझा जाता है कि वो ईज़ है, शायद वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ ना हो। मैं यहाँ पे ना मुजाहिद भाई की बात काट रहा हूँ, उसको छोटा सा समझ लें कि पाकिस्तान से जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे वो किंग एडवर्ड से पढ़ा है, गुलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, जब वो यूके या यूएस से जाके प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो वहाँ जाके टेस्ट देता है। इसी तरह जो पाकिस्तान में बच्चे नहीं पढ़े, बाहर से पढ़े हैं, जब वो पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस करना चाहेगा, अपना अस्पताल या जॉब करना चाहेगा, तो पाकिस्तान का लोकल टेस्ट उसको देना पड़ेगा, ताकि यहाँ के जो मेडिकल सिस्टम है उसके वो मुताबिक रखता हो, तो फिर उसको इजाज़त दी जाएगी। क्योंकि इसके ऊपर कुछ अर्सा पहले मुझे याद है कि ये जो स्टूडेंट्स आते थे एमबीबीएस करके, उनका एक मुतालबा था कि यहाँ पे पीएमडीसी टेस्ट उनके लिए, उनको ये ख़त्म किया जाए, उससे एग्जम्प्ट किया जाए और उनको डायरेक्टली इजाज़त दी जाए कि वो प्रैक्टिस कर सकें। कोई ऐसा मुतालबा अब तो नहीं है कोई करता स्टूडेंट्स? अब तो ये वाली चीज़ देखें, एक जो रूल है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। बच्चे को आगे टेस्ट देना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं वो ये चीज़ मुतालबा करते थे कि बाहर वालों से एक टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए ताकि इनकी जो एजुकेशन है वो चेक की जाए कि हमारे स्टैंडर्ड पे है। तो ये टेस्ट होता है, वो एनएलई का एग्ज़ाम है, वो साल में 2 से 3 दफ़ा कंडक्ट किया जाता है और बच्चों को इवैल्यूएट। कितने % बच्चे जो वहाँ से करके आते हैं एमबीबीएस वो पीएमडीसी का टेस्ट क्लियर करते हैं? उसमें हर साल एक पासिंग रेशियो निकलती है, जो कि क्या उसका नाम है, डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो तो ओवरऑल एक निकलती है। उसमें कंट्री वाइज कंसेप्ट नहीं होता, उसमें फॉरेन मेडिकल जो ग्रेजुएट्स हैं उसका एक कंसेप्ट पाया जाता है कि इतने % पास हुआ है। कितने %? जो अभी हुआ था, लास्ट टाइम हुआ है, उसमें जो फॉरेन ग्रेजुएट्स की पासिंग रेशियो आई है वो 63% थी। तो बाकी क्या उसका नाम है, वो फिर टेस्ट रिपीट करते हैं। 37% जो है वो जो क्लियर नहीं करता, वो नेक्स्ट अपीयर होगा, फिर उसके बाद अपीयर होगा, वो उतनी देर तक ये टेस्ट देता रहेगा जब तक वो क्लियर नहीं करता। या किसके लिए अटेम्प्ट्स होती हैं? वो साल के अंदर 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। हाँ। जिस वक्त तक वो पास नहीं करता उसने वो टेस्ट देना ही देना है। अच्छा, पास करेगा तो उसे और जो अभी इस वक्त जो कि ये जो स्पेशली किर्गिस्तान से आने वाले जो बच्चे हैं उनके हवाले से एक चाह रही थी, शायद जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि कोई माइग्रेशन का सिलसिला, क्या उनकी माइग्रेशन पाकिस्तान में हो सकती है या ऐसा कोई चांस है? ऐसे तलबा जिन्होंने 3rd ईयर तक बाहर से एमबीबीएस की है, 4th और 5th ईयर उनका रहता है, पीएमडीसी उन्हें ये अलाउ करती है कि पीएमडीसी ने उसके लिए भी एक एग्ज़ाम दिया हुआ है। ऐसे तलबा जो कि आना चाहते हैं वो आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं पीएमडीसी में और अपना एक टेस्ट दें, फिर पीएमडीसी डिसाइड करेगी कि उनका किस कॉलेज कहाँ पे होगा। वो पीएमडीसी डिसाइड करेगी कि किस कॉलेज के अकॉर्डिंगली उनका मेरिट बनता है, कहाँ पे सीट अवेलेबल है, वहाँ पे पीएमडीसी उन्हें खुद अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंगली उन्हें उनका अगर मेरिट बनता होता तो वो जाते क्यों वहाँ पे? नहीं, मतलब कि 3rd ईयर के बाद बच्चे को चेक किया जाता है, फिर वैकेंट सीट्स चेक की जाती हैं। पीएमडीसी का जो एग्जाम है उसमें मेरिट बनेगा? हाँ जी, उसमें मेरिट बनेगा। यानी इसका चांस है
और ये सहूलत हो सकती है कि अगर कोई यहाँ आके टेस्ट दे और यहाँ पे माइग्रेशन सर वो डिपेंड करता है ना सीट्स कितनी अवेलेबल है। मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में अगर 10 सीटें पड़ी हुई हैं तीसरे साल के बाद, तो 10 बच्चे माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये कोई नहीं कि अगर 12,000 बच्चा एक मुल्क में पढ़ रहा है तो वो 12 का 12 माइग्रेशन कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में अगर कुछ 50 से 60 सीटें निकलती हैं तो उन 50 से 60 सीटों में जो बच्चे एडजस्ट हो सके होंगे, सिर्फ वही बच्चे पाकिस्तान में माइग्रेट कर सकेंगे। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात, एक तो ये कि अपनी एसोसिएशन का जो थोड़ा सा बताइएगा कि बुनियादी इसके, ये शुरू में मुझे बात करनी चाहिए थी लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ चूँकि एक तो एसोसिएशन के क्या अगराज़ व मक़ासद आपके और किस लेवल पे काम कर रही है, और इस वक्त पाकिस्तान में कितने कंसल्टेंट हैं, तकरीबन आपके अरकान कितने हैं? सर इस वक्त फॉरेन स्टडी कंसल्टेंट पिछले कुछ 4 साल से काम कर रही है। हमारे अगराज़ो मकासद बेसिकली तौर पे जो लोग कंसल्टेंसी के शोबा से वाबस्ता हैं, सबसे पहले उनकी पाकिस्तान के सारे अदारों से जो कंसल्टेंसी को रजिस्टर्ड करते हैं वहाँ से रजिस्ट्रेशन का मराहल कंप्लीट करवाना है। उसके बाद कोई बंदा किसी भी इलीगल एक्टिविटी में या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर, या जो लोग डंकी लगा के पाकिस्तान से जाते हैं, इस तरह के जो लोग हैं हमें वो निशानदेही करें ताकि हम वो लोगों को, काली भेड़ों को, गंदी भेड़ों को इस शोबे से निकालें। अगर इस शोबे में कोई बंदा आ जाता है ऐसा, जैसे काली भेड़ आपने जिक्र किया, या कोई डंकी लगाने वाला, या कोई सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस बंदा आ जाता है एक कंसल्टेंसी में, तो आप उसका क्या करते हैं? सर जो बंदा, हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले हम उसको अपने तौर पे इसको चेक करते हैं कि क्या ये वाकई ही ऐसा बंदा है। अगर कोई हमें ऐसा बंदा पाया जाता है तो जो हमारे अदारे हैं जैसे FIA है और दूसरे अदारे हैं, हम प्रॉपर इसकी उनको कंप्लेन करके उस बंदे को वहाँ से उस चीज़ को रिमूव करवाते हैं। अच्छा, आखिर में मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी कि चूँकि ये जो वाक़या हुआ उसके बाद बच्चे वापस आए और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात किए गए हुकूमत वक्त से, और उनमें से शायद कुछ सुने भी गए होंगे और कुछ के ऊपर अमल दरामद भी हुआ होगा, लेकिन आप बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत को उन तलबा व तालबात के लिए क्या करना चाहिए? और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसको इस तरह से कर लें कि जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त स्पेशली जो हमारे सेंट्रल एशिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करने चाहिए? सर सबसे पहले तो जब ये वाक़या हमारा पेश आया है ना, तो हमें वो इतनी उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत वक्त इतनी जल्दी इस वाक़े को रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, उन्होंने बड़ी जल्दी इसको रिस्पॉन्स किया है। पाकिस्तान से कोई 2-3 मिनिस्टर्स जैसे अमीर मकाम, उन लोगों ने 19 तारीख की फ़्लाइट में अमीर मकाम को भेजा है, वहाँ की सूरत हाल को डायरेक्ट कंट्रोल में किया है, और आज के दिन तक, अभी के टाइम तक इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, जिसके ऊपर प्रॉपर डेली बेसिस पे उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि ये लोग आने वाला पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान का कल है। इसमें हुकूमत वक्त से हम अगर कोई मुतालबा करना चाहते हैं तो वो ये मुतालबा है कि किर्गिस्तान या चाइना, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वहाँ पे जो इन्होंने मिशन बिठाए हुए हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, उन मिशन में तादाद लोगों की बढ़ाई जाए। जैसे किर्गिस्तान में 5 से 6 लोग काम कर रहे हैं, तो स्पेशल डेस्क होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए काम करे। जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा है फॉरेन में, वहाँ पे इस चीज़ को बढ़ाया जाए, डेस्क को। और दूसरा, जैसे अब किर्गिस्तान में प्रॉपर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, कजाकिस्तान बच्चे जाते हैं तो डायरेक्ट फ़्लाइट हैं वो बहुत कम तादाद में हैं, तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है या दूसरी एयरलाइंस को पाकिस्तान से डायरेक्ट ऑपरेट करवाया जाए। यकीनन मुजाहिद साहब, आप चूँकि जैसे आपने कहा और हम भी समझते हैं, इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद बच्चे वापस जाएंगे, अपना जो सिलसिला मुअत्तल हुआ है तालीम का वो मुकम्मल करेंगे। आप कोई आखिर में मैसेज देना चाहते हो? स्टूडेंट से यही मैसेज है कि जो चीज़ें थी ये हमारे लिए भी एक बहुत ज़्यादा एक अज़ियत वाली कैफियत थी हमारे लिए, लेकिन इंशाल्लाह इस चीज़ को हम बेहतर करेंगे और बेहतर करके पाकिस्तान की जो स्टूडेंट्स हैं इनकी सिक्योरिटी टाइट करेंगे। आप डरें ना, आप बिलीव रखें, इंशाल्लाह आपका फ्यूचर जो है वो नहीं वेस्ट होने देते। इंशाल्लाह यकीन रखें, यकीनन ऐसे ही होगा। नाज़रीन, आपने
सैयद वक़ार हाशमी और मुजाहिद नदीम की बातें सुनी। यकीनन बहुत से ख़दशात थे, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत से लोगों के ज़हनों में सवालात थे। हमने कोशिश की उन तमाम सवालात का, उन तमाम ख़दशात का इनसे जवाब भी लिया जाए, वज़ाहत भी की जाए और वहाँ पे जो बच्चों का मुस्तकबिल है उसके हवाले से बात की जाए। इनकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और इन्होंने जिन उम्मीदों का इजहार किया वो यकीनन हमारे लिए बड़ी कारआमद और बाकी बच्चों के लिए भी जो वहाँ पे जाना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी सूतमत साबित होंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।